13 अप्रैल 1919 ये वही तिथि है जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था। अब यहीं से हम लोग इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लोग देख रहे थे, बात कर रहे थे, और हम लोग यह भी देख रहे थे, हम लोगों ने यह भी देखा, मैंने यह भी बताया कि कैसे गांधी जी के कहने पर सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं उनका साथ दिए और धरना करके, अंग्रेजों के खिलाफ धरना करके अपनी बात को मनवाने की एक पद्धति, अपना एक नियम, अपना एक तरीका अपनाया। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को कुछ ऐसा हो गया जो उस क्षेत्र जहां पर यह हुआ उसके साथ साथ पूरे भारत और पूरे दुनिया को झकझोर गया, अचंभित कर गया, शॉक दे गया। लिखा हुआ है, थाउजेंड ऑफ मेन, women and children assembled for a peaceful meeting in जालियांवाला बाग in अमृतसर। हजारों की संख्या में पुरुष, महिला और बच्चे जो हैं वो एक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए, जालियांवाला बाग एक जगह है जो भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में एक जगह है जालियांवाला बाग। उस समय 13 अप्रैल 1919 यानी कि 1919 के इस 13 अप्रैल के आसपास ये लोग जो हैं वहां पर बैठते हैं, वहां पर धरना देने के लिए एक सभा बनाते हैं, वहां पर इकट्ठा होते हैं हजारों की संख्या में, जिसमें पुरुष भी होते हैं, महिला भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं। क्या होता है बाद में, जनरल डायर, अ ब्रिटिश ऑफिसर, ऑर्डर्ड हिज मेन टू ओपन फायर। उस समय जो जनरल डायर यानी कि जो अंग्रेजों का जो जनरल डायर होता है, वो इन सारे चीजों को दबाने के लिए, इन सारे चीजों को खत्म करने के लिए अपने सैन्य बलों को, अपने पुलिसकर्मी को, अपने लोगों को ऑर्डर देता है, परमिशन देता है, अनुमति देता है कि तुम लोग इन पर गोलियां चलाओ। यानी कि इन लोगों पर गोली चलाने, ये जो हजारों की संख्या में जो लोग जालियांवाला बाग में बैठे हुए थे, इन पर गोली चलाने की अनुमति का परमिशन जो है वो जनरल डायर के द्वारा दे दिया जाता है कि इन लोगों पर गोली चलाओ, ये लोग एक जगह नहीं होने चाहिए। 1000 डायड इन द मीटिंग, और इसी क्रम में हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये लोग निहत्थे थे और इन पर गोलियां चल रही थी। तो गोलियां चलेगी तो लोग तो मरेंगे ही। तो हजारों की संख्या में जो इकट्ठे थे, तो हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु भी हो गई। यानी कि जनरल डायर के एक अनुमति, एक आज्ञा, एक आदेश पर जो गोली चला उससे हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई, जो एक शॉकिंग न्यूज था या फिर एक शॉकिंग चीज था, एक शॉकिंग गतिविधि था जो उस समय हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ये गोलियां चली थी, जिसके कारण से हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। यही है जालियांवाला बाग मैसेकर, यही है वो हत्याकांड जिसमें बहुत सारी लाशें आप लोगों को दिख रहा है। यह उस समय का चित्र है जो यहाँ पर आप लोग स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं, अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं कि कैसे लोगों का लाश यहाँ पर पड़ा हुआ है। इन लोगों पर गोलियां चला दी गई थी 13 अप्रैल 1919 को। देयर वाज एन इवेंट, यहाँ पर जनरल डायर, ब्रिटिश ऑफिसर, ऑर्डर्ड हिज मेन ओपन फायर, 1000 डायड इन द मीटिंग आफ्टर द जालियांवाला बाग मैसेकर, अ नेशन वाइड नॉन कोऑपरेशन बिगेन। जब जालियांवाला बाग मैसेकर हो गया, ये हत्याकांड हो, मैसेकर का मतलब यहाँ पर हत्याकांड, तो जब यह हत्याकांड हो गया, यह घटना हो गया जालियांवाला बाग वाला, तो इसके बाद पूरे भारत में ये जो असहयोग और जो नॉन कोऑपरेशन की जो बात चल रही थी, ये और ज्यादा बड़े स्तर पर फैल गया, और ज्यादा बड़े स्तर पर होने लगा, शुरू हो गया। लीडर लाइक चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड सी राजगोपालाचारी लेड दिस मूवमेंट। इसको बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े उस समय के तत्कालीन बड़े बड़े नेताओं ने इसका नेतृत्व किया, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। जालियांवाला बाग के बाद बहुत सारे लोग इसमें और ज्यादा शामिल होते चले गए, जिन्होंने अपना नेतृत्व दिया, जिसमें बड़े बड़े कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हुए हैं। चित्तरंजन दास का, जवाहरलाल नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी ने भी इसको नेतृत्व दिया था। यानी कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस असहयोग आंदोलन को इन लोगों ने भी जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद अपना
सहयोग दिया था, अपना जो है इन्होंने अपने आप को इसमें इस मूवमेंट में इन्वॉल्व किया था। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 95 पर थे, अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 96 पर और बात करते हैं आगे की। यहाँ पर कुछ चित्र दिख रहा है आप लोगों को। अब हम लोग आ चुके हैं पृष्ठ संख्या 96 पर, या आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं और सामने तो स्मार्ट बोर्ड पर दिख ही रहा है। पहला चित्र जो है वो है चितरंजन दास का, तो दूसरे चित्र में दिख रहे व्यक्ति का नाम जवाहरलाल नेहरू होता है, तो तीसरे वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद चौथे चित्र में आप लोगों को दिख रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू का। ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में अब मैं आप लोगों को वो सारी बातें बताऊंगा जो आप लोगों को इस अध्याय में पढ़ना है। ये व्यक्ति जो है चित्र में दिख रहा व्यक्ति जो है ये जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू किनके पुत्र थे? तो मोतीलाल नेहरू के। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। He stood by गांधी जी as he fought for freedom। ये जो है ये गांधी जी के द्वारा समर्थित, या फिर कहें तो ये गांधी जी के तहत ये अपना फ्रीडम स्ट्रगल, अपना स्वतंत्रता संग्राम ये सारा कुछ किया करते थे, यानी कि ये गांधी जी और ये लोग साथ में रहते थे, साथ में अपना फ्रीडम स्ट्रगल करते थे, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते थे। लेटर ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सर्व द नेशन फॉर 17 ईयर फ्रॉम 1947 टू 1964। बाद में जब भारत स्वतंत्र हो गया तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और वर्ष 1947 यानी कि स्वतंत्रता वाले साल से लेकर, स्वतंत्रता वाले वर्ष से लेकर वर्ष 1964 यानी कि 17 साल तक इन्होंने भारत को प्रधानमंत्री के तौर पर, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नेतृत्व किया। ही इंप्लीमेंटेड अ सीरीज ऑफ 5 ईयर प्लान। इन्होंने एक 5 वर्षीय योजना की शुरुआत की जो 5 वर्षों के लिए बनाया जाता था, जिसको अंग्रेजी में 5 ईयर प्लान कहते हैं। ही ऑल्सो इंटीग्रेटेड द प्रिंसली स्टेट विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने अलग अलग प्रिंसली स्टेट, अलग अलग जो राजशाही वाले जो अलग अलग क्षेत्र थे उसको भी इन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में इकट्ठा किया, यानी कि एक साथ जोड़ा, भारत से जोड़ा, क्योंकि जब अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता दी तो भारत को उन्होंने अलग अलग हिस्सों में बांटकर स्वतंत्रता दी। कुछ तो यहां पर भारत जो है, एक तो भारत बना, एक पाकिस्तान बना, एक कश्मीर बना, यानी कि एक कश्मीर अलग हिस्सा गया, एक पाकिस्तान अलग देश बना, एक भारत अलग देश बना, और भारत के साथ साथ भारत में बहुत सारे राजे रजवाड़े वाले जो क्षेत्र थे उसको भी इन्होंने अपनी स्वायत्तता दे दी। अंग्रेजों ने स्वायत्तता दे दी कि तुमको जिधर चाहे उधर जाने की अनुमति है। पाकिस्तान में जाना चाहो पाकिस्तान में जाओ, खुद रहना चाहो अकेले रहो, भारत में जाना चाहो भारत में जाओ, जैसे भी हो। यानी कि इन्होंने भारत को बांट कर अपना काम कर दिया और उन सारे लोगों, उन सारे प्रिंसली स्टेट को जो लगभग 500 से ज्यादा थे, उन सारे को इकट्ठे करने का काम इन्हीं के प्रधानमंत्री काल में हुआ। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं बता रहा हूं, लेकिन इनसे ज्यादा श्रेय जाता है इनके उस समय के, यानी कि इनके प्रधानमंत्री काल में, इनके प्रधानमंत्री जो काल था, इनके काल में रहने वाले उस समय के, यानी कि भारत के पहले गृह मंत्री का, जिन्हें वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही अथक प्रयास से ये जो 500 से ज्यादा जो प्रिंसली स्टेट थे वो भारत के हिस्से बन गए। चाहे वो हैदराबाद की बात करें, चाहे बीकानेर, जोधपुर की बात करें, ये सब जो प्रिंसली स्टेट थे इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कुशलता अनुसार इकट्ठा कर दिया था। इसी कारण से उन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। ही अडॉप्टेड अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। और इसके अलावा भी इन्होंने और भी अलग अलग फॉरेन पॉलिसी और भी अलग अलग विदेश नीति के तहत और भी अलग अलग नियम वगैरह ये सारा कुछ इन्होंने लागू किया, शुरुआत किया, क्योंकि ये पहले प्रधानमंत्री थे और रहे भी तो 17 साल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है The non-cooperation movement gained momentum and its opinion against the British government was suppressing।
ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो तेजी से अपना मोमेंटम अपना गति ले रहा था, आगे बढ़ रहा था, वो भी अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर दबाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि वो अंग्रेज चाह रहे थे कि मेरे खिलाफ हो रहा है तो कोई भी चाहेगा कि इसको दबाया जाए। तो अंग्रेज भी अपना अथक प्रयास, अपना भरपूर प्रयास कर रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये जो असहयोग आंदोलन है, इसको दबाया जा सके, इसको रोका जा सके। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द राइज ऑफ रिवॉल्यूशन, और इस समय यानी कि हम 1915 के बाद वाले समय में है, 1919 के बाद वाले समय में है, जालियांवाला बाग के बाद वाले समय में हम लोग आ चुके हैं। तो इस समय ये जो रिवॉल्यूशन, ये जो क्रांति था और तेजी से आगे बढ़ रहा था, भारतीयों का क्रांति बढ़ रहा था, वो लोग इसको दबाने की प्रयास कर रहे थे अंग्रेज, और ये सारी चीजें जो है वो और ज्यादा गतिशील हो चुका था, क्योंकि एक झकझोर देने वाला और ज्यादा विभत्स घटना जो है वो हो चुका था 13 अप्रैल 1919 को। क्या हुआ था ये हम लोगों ने देख लिया। गांधी जी वेंट टू जेल वंस मोर, हालांकि गांधी जी पहले भी जेल जा चुके थे, फिर यहाँ पर उनको जेल में, कारागार में डाल दिया गया। When he came out of jail, he set up साबरमती आश्रम on the bank of river साबरमती। जब ये जेल से बाहर आए तो इन्होंने साबरमती आश्रम को स्थापित किया, यानी कि एक आश्रम की स्थापना इन्होंने की साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी, साबरमती रिवर के बैंक पर, बैंक का मतलब किनारा होता है, के किनारे इन्होंने एक आश्रम को स्थापित किया जिसका नाम साबरमती आश्रम है। और ये साबरमती आश्रम जो है भारत देश के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। अगर आप जाना चाहें, देखना चाहें, तो आपको इसके लिए अहमदाबाद यानी कि भारत के गुजरात राज्य के एक जगह पर जाना होगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखें, क्योंकि जब भी अहमदाबाद की बात आती है तो बहुत सारे लोग इसको गुजरात की राजधानी मानते हैं, लेकिन गुजरात का राजधानी अहमदाबाद नहीं है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और ये साबरमती आश्रम जो है ये अहमदाबाद में है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, कैसे इसको गति मिली, कैसे 13 अप्रैल 1919 का विभत्स घटना हुआ, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की कि जवाहरलाल नेहरू क्या थे, कौन थे, और कैसे कैसे इन्होंने कुछ कार्य किए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो आगे की बात होगी ये सब अगली कक्षा में होगी, जहां पर हम लोग अगली कक्षा को शुरुआत करेंगे साइमन कमीशन से, कि ये साइमन कमीशन क्या है, और साइमन कमीशन के आगे हर वो बातें हम लोग करेंगे जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम और पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।